Hello, I am Shikha and you are watching your YouTube channel. हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा जहाँ एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया था कि 1950 से 1990 में एग्रीकल्चर का क्या हाल था, क्या स्टेटस था 1950 से 1990 में एग्रीकल्चर, जब हम लोग बेसिक बना रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे अपने एग्रीकल्चर का, जो आज हम स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे आज एग्रीकल्चरल का कंट्रीब्यूशन 20% है जीडीपी का। उस समय हम अपना बेस बना रहे थे कि इस तरह का कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। आज हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में कि आज जिस सिचुएशन में हम हैं 2024 में, अभी इंडस्ट्री की सिचुएशन जो भी है, आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% है जीडीपी में। तो हम ये जो भी स्टेटस है, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑटोमेटिक हो गया है, बहुत हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एटसेट्रा आ गए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह से इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस की है 1950 से लेकर के आज तक हमने क्या क्या किया है। लेट अस स्टार्ट विद द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटस, इंडस्ट्री एंड ट्रेड का स्टेटस क्या था। सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये स्टेटस था कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही लो था हमारे कंट्री में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। कुछ इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, जूट, पेपर, सीमेंट, ये सारा इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट क्लास पे, जब हम 1950 के पहले 1947 तक के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे। तो हमने देखा था कि बहुत कम इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, और वो भी इसलिए डेवलप करी गई थी ताकि ब्रिटिशर्स के डिमांड को फुलफिल करा जा सके। अगर हम 1950 के टाइम पे देखें, जब हम प्लानिंग कमीशन बना रहे हैं, प्लान करना शुरू करें, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रीज है ही नहीं, बहुत लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। एक दो सेक्टर में इंडस्ट्रीज है, या तो हमारे पास कैपिटल की कमी है या फिर हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है। तो रीजन है लो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ कैपिटल। हमारे पास इतना कैपिटल नहीं था, गवर्नमेंट के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो लगा के इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत पैसा लगता है। उस पैसे को लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास कैपिटल होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास उस समय अवेलेबल नहीं था, और कोई प्राइवेट ओनर वो कैपिटल दे नहीं सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार के लिए एक फ्रेमवर्क चाहती थी कि किसी एक पर्सन का डोमिनेंस ना हो किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि कॉलोनाइजेशन, यहाँ पे एक और रीजन भी यहाँ लिखा है, फियर ऑफ कॉलोनाइजेशन। फियर ऑफ कॉलोनाइजेशन में ये है कि हम ब्रिटिशर्स को ट्रेड की परमिशन दिए थे, ब्रिटिशर्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन की परमिशन दिए थे, उन्होंने इंडिया पे रूल किया 200 ईयर्स तक। तो एक फियर ऑफ कॉलोनाइजेशन था कि कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना बन जाए, इसीलिए हम किसी एक इंडिविजुअल से प्राइवेट ओनरशिप में इंडस्ट्रीज नहीं स्टार्ट करना चाह रहे थे, हम हेजिटेट कर रहे थे। उस समय गवर्नमेंट हमारी हेजिटेट कर रही थी कि हम किसी एक के डोमिनेंस में इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं खड़ा करेंगे। दैट इज वाई कैपिटलिज्म से दूर होने के लिए हमने प्राइवेटाइजेशन को भी दूर रखा। नेक्स्ट नंबर टू इज हाई इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द पीपल, हमने आगे पढ़ा है कि 85% ऑफ द पीपल वेर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो लोग उस तरफ इन्वॉल्व थे, तो इंडस्ट्रीज पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट रिसोर्स डिप्लीशन। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो इंडस्ट्रीज में काम आते हैं वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुके थे। ब्रिटिशर्स ने लैंड को अनफर्टाइल कर दिया था बहुत सारी, सो दैट हम लोग रॉ मटेरियल नहीं बना पा रहे थे अपने इंडस्ट्रीज के लिए, तो रिसोर्स बहुत हद तक डिप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट इज नो स्किल्स। हमारे पास जो लेबर थे उनके पास कोई स्किल नहीं थी जो कि इंडस्ट्रीज में काम कर सके। वो इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर पाते थे क्योंकि वो उनको नहीं पता था कि काम कैसे करना है, ना अवेयरनेस था ना एजुकेशन था, लिटरेसी रेट भी बहुत कम था। तो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। नो एक्सपर्ट नॉलेज। नेक्स्ट इट इज नो एक्सपर्ट। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए ओनरशिप होना जरूरी है, मैनेजमेंट स्किल्स होनी जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी जरूरी है, वो सारे स्किल्स भी नहीं था। तो देर वॉज लैक ऑफ स्किल्स। एक तो एक्सपर्ट नॉलेज भी नहीं था, और स्किल्स मतलब लेबर स्किल्स भी नहीं थी हमारे पास। नेक्स्ट इज फियर ऑफ कॉलोनाइजेशन, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वी डज नॉट हैव द सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक हमारे पास प्रेमाइसेस नहीं थी, बिल्डिंग्स नहीं थी, सो दैट हम इंडस्ट्रियलाइज कर सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्यों हम लोग बात करते हैं उस समय पे 1950 में कि हमें इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। सबसे फर्स्ट मेन रीजन इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट टाइम हमने डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया था कि ये क्या होता है कि एक फील्ड पे अगर 4 लोगों की जरूरत है, फिर भी 10 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो ये जो बाकी के 6 लोग हैं ना, ये अनएम्प्लॉयड है, इनका कोई काम नहीं। प्रोडक्टिविटी सेम रहेगा, अगर 4 लोग भी काम करेंगे और 10 लोग भी काम करें, तो प्रोडक्टिविटी वो लैंड सेम ही दे रहा है, लेकिन 6 लोग वहां पे बेकार में एम्प्लॉयमेंट शो कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन 6 लोगों को हम इंडस्ट्रीज में डाल सकते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट इज इनकम गैप। बहुत बड़ा इनकम गैप था, जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स थे बहुत लो इनकम वाले लोग थे, और कुछ 1% लीड क्लास के लोग थे। तो एक बहुत बड़ा इनकम गैप देखने को मिलता है इंडिया में। लो जीडीपी, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर पे फोकस करके हम जीडीपी को नहीं इंक्रीज कर सकते थे। दैट इज वाई हमारा शिफ्ट गया फोकस की हम इंडस्ट्रियलाइज करें। नेक्स्ट डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते थे, चाहे वो कैपिटल गुड्स की बात हो या वो कंज्यूमर गुड्स की बात हो।
दोनों ही केस में हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे किसी भी तरह से किसी दूसरी कंट्री पे। तो हम चाहते थे कि यहीं पे प्रोडक्शन हो, अपने कंट्री में प्रोडक्शन हो। दैट इज व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इंपॉर्टेंट। हाई पॉपुलेशन, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, ग्रोथ रेट भी बहुत हाई था उस समय, और हमारे को पता था कि पॉपुलेशन को कंज्यूम करने का एक ही रास्ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक इंडस्ट्री में बहुत हाई जॉब मिल सकता है, एक इंडस्ट्री में 200 से 500 वर्कर भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन एक फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में आप 200 से 500 वर्कर को एम्प्लॉय नहीं करा सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। एग्रीकल्चरल फोकस नेशन रहेगा, वहां पे एम्प्लॉयबिलिटी कॉस्ट कम रहेगी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो। दैट इज वाई हम लोग ने पॉपुलेशन की वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी। हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए थी हर फील्ड में, चाहे वो प्रोडक्शन के फील्ड में हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में हो। हम चाहते थे कि हम सारा प्रोडक्ट खुद ही बनाए। दैट इज वाई हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था। नेक्स्ट इस इंडस्ट्री, नेक्स्ट आप लोग अगर देखेंगे तो हमने, क्योंकि 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो हम देखते हैं कि सेकेंड 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था। सेकेंड 5 ईयर प्लान यहाँ पे लिख दिया है मैंने, सेकेंड 5 ईयर प्लान। टाइमलाइन भी लिख दी है, 1956 से 61, 5 साल का है। इस प्लान का नाम है मेहलानोबिस प्लान, नेहरू मेहलानोबिस प्लान भी इसको बोलते हैं। ये पीसी मेहलानोबिस के नाम पे रखा गया था। प्रसन्नता चंद्रा मेहलानोबिस, प्रसन्नता चंद्रा मेहलानोबिस वाज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर कहे जाते हैं ये। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, जिसका हेडक्वार्टर है, वो इनके नाम पे ही रखा गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया 1956 में कि हम कैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। एंड इस पॉलिसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ना, कि हम ये बताना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से अब तक भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में नहीं आ पाया है। आप सोचिए कि उस टाइम पे भी 20% का कंट्रीब्यूशन, अभी आज के टाइम पे भी 20% का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, तो कुछ तो प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ तो ड्रॉबैक्स रहे होंगे हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। अब देखते हैं 1957 1956 का आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेके आया गया था। इसमें बेसिक क्या क्या फीचर्स थे कि 3 कैटेगरी में हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करेंगे। पहला पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, और तीसरा प्राइवेट पब्लिक मिक्स, पीपीपी मॉडल। ऑल द पीपीपी वाज नॉट द प्राइवेट, पब्लिक डोमिनेंस पे था। पब्लिक इंडस्ट्री जिसमें 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जहाँ पे 100% प्राइवेट ओनर होंगे, एंड पीपीपी मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट मिक्स ओनरशिप होगी। अब देखते हैं क्या होता है। उस समय पे हम, जैसा हम लोग लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे, कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में सब कुछ जाए, तो उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि लाइसेंस, आपको इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस उस समय पे बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था ऑब्टेन करना, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रोसेस से जाना होता था। लेने के लिए 2 3 3 साल भी लग जाते थे। कोटा, कोटा प्रोडक्शन वाज फिक्स्ड, कि आप इस प्रोडक्ट को इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन। आपकी इंडस्ट्रीज में बार बार इंस्पेक्शन होगा कि आप अपने इंडस्ट्री में कितने प्रॉफिट ले रहे हैं। आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट किया जाएगा, रॉ मटेरियल्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, सब कुछ का इंस्पेक्शन होगा। तो किसी भी प्राइवेट एंटिटी को अगर काम करना है तो इतने रिस्ट्रिक्शंस में वो काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फीचर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। कार्वे कमेटी आई थी। कार्वे कमेटी ने बोला कि इंडिया पे बेस्ट मॉडल रहेगा कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कॉमन पीपल के बीच में भी रहे। नेक्स्ट, इंडस्ट्री इज बैक, हाँ, बैकवर्ड एरिया में अगर इंडस्ट्रीज ओपन करना है तो वो बहुत जल्दी इजीली लाइसेंस मिल जाता था। वो भी इतना इजीली नहीं कि आपको तुरंत लाइसेंस मिले, उसमें भी लगता था टाइम, 6 महीना 1 साल का टाइम लग जाता था। तो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज का प्रमोशन इससे चाहती थी गवर्नमेंट, ताकि रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, टू अवॉइड रीजनल डिस्पैरिटी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन। ओके, हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि कोटा सिस्टम क्यों लाया गया था, देखिए प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहती थी गवर्नमेंट उस समय। क्यों प्रोडक्शन को कंट्रोल, वेरी वेरी वैलिड रीजन। उस समय पे गवर्नमेंट की जो स्थिति थी, इंडिया की जो स्थिति थी, जो सिचुएशन में हमारी कंट्री थी, जिस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के गए थे, उसके हिसाब से हमको बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम प्रोडक्शन को कंट्रोल करें। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा किसी भी प्रोडक्ट का। सिंपल सा बात है, क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्राइस उस प्रोडक्ट का कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ ऐसे भी हाई है। अगर डिमांड इंक्रीज होती है उस प्रोडक्ट की, तो इन्फ्लेशन सिचुएशन आ जाएगी। और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को टैकल करना इज वेरी डिफिकल्ट किसी भी इकोनॉमी के लिए। और उस समय पे गवर्नमेंट के पास ना इतना फॉरेस्ट रिजर्व था, ना गवर्नमेंट के पास इतनी एक्सपर्टीज थी, ना गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो किसी भी इकोनॉमिक शॉक को बियर कर सके। दैट इज वाई गवर्नमेंट कोटा सिस्टम रखती थी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंडस्ट्रीज किस तरह से आगे बढ़ रही थी। नाउ लेट अस कम टू ट्रेड। छोटा टॉपिक है इसलिए हम लोग एक ही
वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो हम लोग 1947 में ट्रेड की सिचुएशंस को पढ़ चुके हैं। स्टेटस ऑफ ट्रेड वी नो कि कैसा हम लोग का ट्रेड था, कैसा हम लोग चाहते थे। ऑल्दो इंडिया इज वेरी मच ट्रेड फेवरेबल नेशन, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल्स बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है और पूरी दुनिया को रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो हम बहुत फेवरेबल कंट्री रहे हैं ट्रेड के लिए। बट 1947 में सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम इम्पोर्टिंग कंट्री बनना पड़ा, कि हम मंगा रहे सामान बाहर से। ओके, सो ट्रेड पॉलिसी के लिए हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी हमारी। इनवर्ड, कि हम बाहर से ट्रेड नहीं करेंगे, हम अंदर ही इतना प्रोडक्ट बनाएंगे कि हमको ट्रेड ना करना पड़े। ऑफ कोर्स देयर आर वैलिड रीजंस कि हम अगर ट्रेड के हम एक बार ट्रेड करके देख चुके थे फॉरेन नेशंस के साथ, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था, इसलिए हम ट्रेड अवॉइड ही करते थे दूसरे कंट्रीज के साथ। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वी वांट, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स भी नहीं था। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे पास नहीं थी, तो हम इंपोर्ट भी कहाँ से ही करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर पे करना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं था, तो हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ढूंढ रहे थे कि हम अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करें, हमको इंपोर्ट ना करना पड़े चीजों को। नेक्स्ट इज हायर टैरिफ्स। हम बहुत हाई टैक्सेस लेते थे जो भी प्रोडक्ट बाहर से आता था। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे हम बहुत हाई टैक्सेस लेते थे। हाई टैक्सेस लेने से क्या होगा, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट आ रहा है, हम उस 50 रुपए का टैक्स लगा देंगे, तो 150 रुपीज में बिकेगा इंडिया में आके। ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमको डोमेस्टिक कंट्रीज को बचाना था। अगर हम 100 रुपए में प्रोडक्ट बाहर से आएगा और 100 रुपए में ही बेचना शुरू कर देंगे इंडिया में, तो वो 100 रुपीज फॉरेन का प्रोडक्ट और 100 रुपीज ही इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट। तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे ना फिर इंडियन प्रोडक्ट, यहाँ तो ऐसे भी ब्रांडिंग सबको चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, इस पे टैक्स लगा दिया, इसको 150 बना दिया। अब तो सब इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे ड्यू टू द प्राइस, इसीलिए हमने टैक्स लगाया। कोटा फॉर प्रोडक्ट इज फिक्स। इम्पोर्ट के लिए भी कोटा फिक्स था प्रोडक्ट का, कि हमें इतनी ही परसेंटेज प्रोडक्ट्स को लेके आना है अपने कंट्री के अंदर। वही सेम रीजन कि अगर हम प्रोडक्ट ज्यादा ले आएंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। ओके, नाउ द ट्रेड इज डन, इंडस्ट्री इज डन, एग्रीकल्चर इज डन। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन 1950-51 एंड 1990-91। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स एक चीज आपको ध्यान रखिए, ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन का बात हो रहा है, ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल का बात नहीं हो रहा है। इट इज नॉट इन्वॉल्वमेंट, ये नहीं है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट होता तो एग्रीकल्चर में उस समय पे 85% थे पीपल इन्वॉल्व, पर आज और इस समय पे है कम से कम 75% पीपल इन्वॉल्व थे। ये इन्वॉल्वमेंट है, पर इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी पे बात करें। एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन 59% था जीडीपी का 1950-51 में, लेकिन 1991 में 34% हो गया। क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर से हटके बाकी सेक्टर्स पे भी ध्यान देना शुरू कर दिए। नेक्स्ट इंडस्ट्री 13% उस समय था 1950-51 में, एंड ये बढ़ के 25% हो गया, जो आज भी इतना ही आसपास है। सर्विसेज की बात करें तो 28% ऑफ द कंट्रीब्यूशन था उस समय पे 1950-51 में। प्लानिंग कमीशन आया, प्लान्स बनाए हमने, तो हमारा कंट्रीब्यूशन इन चीजों के सर्विस सेक्टर का 45%। अगर आज का बात करें तो आज ये कंट्रीब्यूशन 65% के आसपास है। पीपल इन्वॉल्वमेंट भी इस सेक्टर में बहुत ज्यादा है। ओके, सो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था 1990 तक, जब हम लोग ट्रेड कैसे कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे कर रहे हैं एंड एग्रीकल्चर कैसे कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि एलपीजी आने के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद हमारे एग्रीकल्चर का सिनेरियो क्या है, प्रोडक्शन का सिनेरियो क्या है, सर्विसेज का सिनेरियो क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।